हेलो स्टूडेंट, आज हम गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विषय सूची: जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था का परिचय, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भूमिका: मनुष्य के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं तथा मील के पत्थरों से संबंधित परिवर्तन की श्रृंखला को मानव विकास कहा जाता है। परिवर्तन की श्रृंखला को मानव विकास कहा जाता है। भ्रूणावस्था से लेकर पूर्ण विकसित वयस्क होने तक मानव विकास की प्रक्रिया लोगों के लिए सदैव आश्चर्य का विषय रही है। मानव विकास प्रक्रिया का ज्ञान न केवल स्वयं को समझने के लिए लाभदायक है, वरन बच्चों के विकास हेतु उनका मार्गदर्शन करने में भी सहायक सिद्ध होता है। बच्चों के जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात हुए शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन ही वृद्धि एवं विकास है। जब मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है तो ये वृद्धि एवं विकास कहलाते हैं। वृद्धि एक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक समय तक चलती रहती है, इसके बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि वृद्धि एवं विकास की दर किसी अवस्था में तेज तो किसी अवस्था में धीमी होती है। प्रत्येक अवस्था के दौरान होने वाली वृद्धि एवं विकास व्यक्ति की अगली अवस्था को प्रभावित करती है, परंतु बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीवन में प्रथम 3 वर्षों में होने वाली वृद्धि एवं विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 3 वर्ष काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का व्यक्तित्व उन्हीं की प्रारंभिक 3 वर्षों के दौरान हुई वृद्धि एवं विकास पर निर्भर करता है। ये 3 वर्ष वृद्धि एवं विकास पर ज्यादा निर्भर होते हैं। जीवन का प्रत्येक अवस्था को विस्तार से समझने के लिए पहले वृद्धि एवं विकास के विषय में समझना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं वृद्धि एवं विकास के बारे में। पहले वृद्धि का अर्थ शरीर के अंगों के आकार व रूप में बढ़ोतरी है। इसमें शरीर के अंग तथा आकार में बढ़ोतरी होती है, जैसे हमारे आंख, कान, नाक बढ़ रहे हैं या कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मनुष्य के संदर्भ में वृद्धि गर्भधारण के दौरान 2 सप्ताह बाद शुरू होकर व्यक्ति के पूर्ण रूप से परिपक्व होने तक चलती रहती है। ये गर्भधारण के 2 सप्ताह के बाद शुरू होती है और जब तक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब तक ये चलती रहती है। शरीर के आकार में वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है तथा मापा जाता है। इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं और मापते भी हैं। ये चित्र है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों व कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करता है। ये निरंतर चलती रहती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिपक्वता उसके ज्ञानात्मक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के कारण ही संभव हो पाती है। विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से न तो देखा जा सकता है और न मापा जा सकता है। विकास को हम न देख सकते हैं और न माप सकते हैं। जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है तो हम बुद्धि को न देख सकते हैं और न माप सकते हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि शिशु का शारीरिक आकार बढ़ना वृद्धि है, जो शरीर का आकार बढ़ रहा है ये वृद्धि है, जबकि उसके द्वारा घुटने के बल चलना, फिर पैर के बल चलना तथा बाद में साइकिल चलाने की योग्यता अर्जित करना वृद्धि के साथ साथ विकास भी है। क्योंकि विकास में वृद्धि भी निहित है, जो विकास है इसमें वृद्धि भी निहित है। इसलिए वृद्धि व विकास को साथ साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि
वृद्धि व्यक्ति की मात्रात्मक बढ़ोतरी है, जबकि विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्षों में बढ़ोतरी से संबंधित है। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसको हम माप सकते हैं। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक ऊंचाई, भार व विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क के आकार व संरचना में बढ़ोतरी से संबंधित है। जैसे मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है, इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेदनात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। तीसरा पॉइंट है, वृद्धि को देखा, मापा व तोला जा सकता है, जैसे शारीरिक लंबाई व भार में वृद्धि तथा दांतों का निकलना, इसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। विकास का अवलोकन व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार द्वारा ही मापा जा सकता है, इसमें हम व्यवहार के द्वारा देख सकते हैं। विकास का अवलोकन व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार द्वारा ही किया जा सकता है, व्यवहार के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। वृद्धि व्यक्तित्व के आयाम अर्थात मुख्यतः शारीरिक संरचना से संबंधित है, यह शारीरिक संरचना से संबंधित है। विकास व्यक्तित्व के सभी आयामों को दर्शाता है, क्योंकि यह शारीरिक संरचना के साथ साथ कार्यात्मकता को भी दर्शाता है। इसका से क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, छोटा होता है। इसका क्षेत्र जो है विकास का, यह विस्तृत होता है। अब हम विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत को देखेंगे। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ये निश्चित क्रम से चलता रहता है। विकास जो है, सभी शिशुओं में विकास एक निश्चित क्रम में दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, इस दोनों प्रकार को देखेंगे। ये प्रकार जो हैं पेपर में पूछे गए हैं, कई सारे पेपरों में। पहला विकास है मस्तिष्काधोमुखी विकास। ये मस्तिष्काधोमुखी विकास क्या है। इस क्रम में विकास सदैव सिर से शुरू होकर पैर की तरफ होता है। इसमें सिर से शुरू होकर पैर तक होता है। इसी कारण गर्भावस्था से पहले भ्रूण के सिर का, फिर धड़ का तथा आखिर में पैर का विकास होता है। आखिरी में पैर का विकास होता है। इसलिए जन्म के समय नवजात का धड़ उसके सिर के अनुपात में छोटा होता है। अगला है निकट से दूर दिशा में विकास। इस क्रम में शारीरिक विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ केंद्रीय भागों में शुरू होता है, जैसे कि पहले हृदय तथा पेट, फिर कंधे, बाजू और फिर हाथ विकसित होते हैं। इसमें पहले पेट, फिर कंधे, फिर बाजू, उसके बाद हाथ विकसित होते हैं। इस कारण बच्चा पहले बैठना, फिर खड़ा होना, उसके बाद चलना सीखता है। दूसरा पॉइंट है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है, परंतु रुकती नहीं है। ये चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तीसरा पॉइंट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों में पहले सामान्य योग्यताओं का विकास होता है और फिर धीरे धीरे विशिष्टताओं तक का विकास होता है। पहले सामान्य का, फिर विशिष्ट का विकास होता है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ वह उंगलियों का प्रयोग करना सीख लेता है। जैसे किसी बच्चे को कोई सामान उठाना होता है तो वो पूरी हाथ से उठाता है, उसके बाद वह उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, क्योंकि छोटी मांसपेशियां का विकास
अधिक समय लेता है। छोटी मांसपेशियां जो होती हैं उसका विकास अधिक समय लगता है, छोटी मांसपेशियों का विकास होने में अधिक समय लगता है। चौथा पॉइंट है, विकास की सभी अवस्थाएं सामान्य होती हैं। सामान्य विकास की सभी अवस्थाएं। प्रत्येक बालक के लिए विकास की सभी अवस्था का एक जैसा क्रम है। जैसे कि बालक पहले भ्रूणावस्था, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से गुजरता है। सभी बच्चे जो होते हैं इन्हीं अवस्थाओं से गुजरते हैं। फिर किशोरावस्था में पर्दा दर्पण करता है। कोई भी बालक शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में नहीं जा सकता। कोई भी बालक है तो उसकी इन सभी अवस्थाओं को गुजरना पड़ता है। विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। ये जितने भी अंग हैं सबकी विकास की गति अलग अलग होती है। शरीर के सभी अंगों के विकास की अपनी अलग गति होती है। सभी की अलग अलग गति होती है। किशोरावस्था में हाथों पैरों का विकास पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में, जबकि कंधे अधिक देर से विकसित होते हैं और जो कंधा होता है ये देर से विकसित होता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न होती है। सभी अवस्थाओं में विकास एवं वृद्धि की दर जो होती है अलग अलग होती है। वृद्धि एवं विकास की दर प्रारंभिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में बहुत कम होता है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में कम होता है, जबकि भ्रूणावस्था तथा किशोरावस्था में अधिक होता है। और कब अधिक होता है तो भ्रूणावस्था और किशोरावस्था में अधिक होता है। प्रश्न में पूछ ली कि वृद्धि और विकास का अवस्था कब सबसे ज्यादा होता है तो भ्रूणावस्था और किशोरावस्था में, और कम कम होता है तो कम बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में होता है। अगला पॉइंट है, सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। बच्चे की विकास की गति अलग अलग होने के कारण वह जल्दी या देर से अपने विकास की चरम सीमा अवश्य प्राप्त करते हैं। इन चरम सीमा तक पहुंचने के लिए उचित पोषण, स्वस्थ वातावरण, सही निर्देशन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण एवं प्रोत्साहन महत्वपूर्ण निभाता है। बच्चों के विकास को समझने के लिए विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। अब विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास के विभिन्न पक्ष हैं, कई सारे पक्ष हैं। मनुष्य के विकास को समझने के लिए विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मनुष्य के जीवन काल में आने वाली सभी परिवर्तनों को मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखेंगे वृद्धि एवं विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा क्रियात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा है संवेदात्मक विकास, पांचवा है संवेगात्मक विकास, छठा है ज्ञानात्मक विकास, सातवां है भाषा का विकास। अब इसे हम आगे डिफाइन करके पढ़ेंगे। पहला शारीरिक विकास, शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को शारीरिक विकास कहते हैं। जहाँ पर हमारी हड्डी, मांसपेशियां ये सभी बढ़ती हैं तो इसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा है क्रियात्मक विकास, मांसपेशियों तथा हड्डियों की परिपक्वता के अनुरूप शिशु द्वारा विभिन्न कार्य करने की क्षमता अर्जित करने को क्रियात्मक विकास कहते हैं। यहाँ पर मांसपेशियां तथा हड्डियों का परिपक्व रूप से विकास हो। तीसरा है सामाजिक विकास, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों व सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की चेष्टा करता है। बच्चा समाज में रह के इन सब चीजों को शुरू से ही सीखता है, सामाजिक व्यवहार। चौथा पॉइंट है संवेदात्मक विकास, अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को आत्मसात करना संवेदात्मक विकास होता है। हम अपने आसपास के चीजों से, जहाँ वातावरण से जो सीखते हैं
पांचवा है संवेगात्मक विकास। अब इसमें हम संवेग के बारे में देखते हैं कि संवेग से भी कैसे विकास होता है। तो अपनी सुखद या दुखद भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए इन्हें समाज द्वारा वांछित तथा अपेक्षित रूप से अर्थात अनुमोदित ढंग से अभिव्यक्त करना संवेगात्मक विकास होता है। छठा पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। तो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक प्रक्रिया के विकास में संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास होता है, या शैशवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक विकास होता रहता है। जो हमारे दिमाग या मस्तिष्क का विकास होता है, इसे हम ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला है, इसका लास्ट पॉइंट है भाषा का विकास। भाषा का विकास कैसे होता है? साधारण रूप से अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का उचित विकास कहलाता है। बच्चा क्रम से ही भाषा का विकास भी करता है। पहले छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, फिर उससे बाद बड़े बच्चों का ध्वनि का विकास होता है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से उन संबंधित अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करने में सहायक होते हैं जिसमें व्यक्ति उस समय गुजर रहा होता है। हालांकि यह परिवर्तन बहुत से बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं। ये परिवर्तन जो है कई सारे कारक से प्रभावित होते हैं। इसके कई सारे पॉइंट हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम कारक के बारे में देखेंगे। अक्सर एक ही आयु वर्ग के दो बच्चों की वृद्धि एवं विकास में कई असमानताएं होती हैं। जैसे कई सारे बच्चे छोटे छोटे देख लो तो उसमें भी पता चलता है कि सभी बच्चों में कई सारे असमानताएं होती हैं। कैसे बच्चों का विकास हो रहा है, कैसे बच्चों का वृद्धि हो रहा है। यह असमानताएं मुख्य रूप से इनकी वृद्धि एवं विकास को निर्धारित प्रभावित करने वाले निम्न कारकों के कारण होती हैं। जैसे कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, सीखना, पोषण, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, व्यक्तित्व भिन्नता, लिंग, बुद्धि, ये सभी वृद्धि एवं विकास। वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त वह गुण या दोष होते हैं, यह हमें माता पिता से प्राप्त होता है, जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा अन्य योग्यताओं को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। गर्भधारण के दौरान माता पिता के क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स बच्चे में आते हैं। माता पिता के जो क्रोमोसोम जीन्स होते हैं ये बच्चों में आते हैं। यही जीन्स विभिन्न प्रकार के संयुक्त होकर बच्चों के विभिन्न विशेषताओं जैसे शारीरिक लंबाई, आंखों व बालों का रंग तथा बुद्धि इत्यादि का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार हमें अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है वातावरण। बच्चों के आसपास का भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण उनके गुणों को और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बहुत कुछ अपने वातावरण से भी सीखते हैं। भौतिक वातावरण की स्वच्छता तथा नियमित टीकाकरण द्वारा रोगों से मुक्त बालक का अपना अवस्था के अनुरूप योग्यताएं अर्जित करने में सहायक होती हैं। अगला पॉइंट परिपक्वता। बच्चा तभी किसी नए परिवर्तन को आत्मसात कर पाएगा जब वह उस परिवर्तन को अर्जित करने के योग्य परिपक्व होगा। जैसे कि क्रमानुसार होने वाले परिपक्वता के कारण ही बच्चा अपने बैठने, फिर खड़े होने तथा धीरे धीरे चलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा बैठना, उसके बाद खड़े होना, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सीखना। बच्चों के सीखने के लिए जितना अच्छी व्यवस्था तथा साधन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे उतना ही जल्दी एवं अच्छे ढंग से वह
सेवा विकसित होंगे। जैसे जैसे बच्चों की साधनों की आवश्यकता होती है वैसे हम उपलब्ध करवाएंगे, उसके अनुसार जितनी जल्दी बच्चा सीख जाएगा। 5वां पॉइंट है पोषण। बच्चों का पोषण स्तर जितना अच्छा होता है उनकी वृद्धि एवं विकास भी उतनी अच्छी होती है। पोषण के अनुसार भी वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान माता जितना अधिक पौष्टिक भोजन ग्रहण करती है या करेगी तो होने वाली शिशु उतने ही रोग मुक्त होंगे। से माता अच्छा भोजन ग्रहण करती है तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे और रोग मुक्त होते हैं। अगला पॉइंट है रोग। रोग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समान रूप से स्वस्थ बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास नियमित रूप से बीमार रहने वाले बच्चों की अपेक्षा कहीं बेहतर होते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं या स्वस्थ बच्चा होता है तो उसका अस्वस्थ बच्चों के आधार पर उसका रहन सहन अच्छा होता है। अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का संतुलन स्राव बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक व उचित व्यवहार के विकास के लिए अति आवश्यक है। हार्मोन के असंतुलित स्राव के कारण बच्चा कई प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। आठवां पॉइंट है व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता भी कई प्रकार से होते हैं। हर व्यक्ति जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से समान रूप से गुजरता है। सभी व्यक्ति अवस्थाओं से गुजरते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में होने वाले परिवर्तन इनकी वृद्धि एवं विकास के सूचक हैं। हालांकि वृद्धि एवं विकास के सूचकों को प्राप्त करने के समय वह दर भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी वृद्धि एवं विकास की दर तथा समय में कुछ अंतर होते हैं। सभी में अंतर पाए जाते हैं। किसी की वृद्धि अलग ढंग से हो रही है तो किसी का विकास अलग ढंग से हो रहा है। इसी अंतर को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा 6 महीने का होने पर बैठना सीख जाता है तो वहीं दूसरा बच्चा 7 महीने का होने पर यह योग्यता अर्जित करता है। वही बच्चा 7 महीने पर बैठना सीखता है। यदि इन सूचकों को प्राप्त करने में अधिक अंतर पाया जाता तो बच्चों को विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक हो जाता। इस योग्यता को प्राप्त करना ही विकासोचित कार्य है। आप लोग भी घर पे देखते होंगे कोई बच्चा 6 महीने में बैठना सीखता है तो कोई 7 महीने में। अगला पॉइंट है लिंग। लिंगों का भेद भी विकास को प्रभावित करता है। लिंग के कारण भी विकास प्रभावित होता है। अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि जन्म के समय से ही एक लड़का लड़की की अपेक्षा अधिक लंबा तथा अधिक भार वाला होता है। जो लड़का का जन्म होता है वो अधिक लंबा होता है और अधिक भार वाला होता है। इस प्रकार जन्म के पहले से ही इन्हें विकास में अंतर शुरू हो जाता है और जन्म के पहले ही इसमें अंतर शुरू हो जाता है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। पुरुष स्त्रियों से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह मूल अंतर दोनों लिंगों के सामान्य व्यक्तियों के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। बुद्धि। बालक की बुद्धि भी बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि भी प्रभावित करता है। अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों के विकास की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। मंद बुद्धि वाले बालकों में बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, बोलना तथा किसी भी प्रकार के कौशल का विकास भी मंद होता है। जो मंद बुद्धि के होते हैं उनका कौशल जो होता है धीरे धीरे गति से होता है तथा
इनके विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तर पर पूरे होते हैं। इस प्रकार और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।